हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी 91 के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज लेकर आया हूं एक नए सेशन को, जो कि हम लोग देखेंगे टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना आज से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को। और हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंस एक होता है कि अगर हम लोग ऑफिस में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के, घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और एग्जाम हॉल में अगर हम क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ मेथड। टुडे आई विल टीच यू। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि क्या क्या उसमें हम टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हम लोग ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम सही ऑप्शंस को उसमें सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोगों के सामने आ चुका है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है। तो 61 लिखा होने के पीछे कारण ये है कि इसके पहले जैसे सेट होता है ना, इसके पहले वो सीडीपी का सेट होगा और हिंदी वाला सेट होगा, तो वो ऐसे सीक्वेंस वाइज चल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको देखना। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा है चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से हमें क्या देखना है, सिंगुलर को देखना। देखो सिंगुलर कितने को दिखाता है, अगर कोई चीज नंबर में एक है, संख्या में एक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, देखो नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होता है अपना प्लूरल नंबर। ठीक है, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल। इंग्लिश में, ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आता होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन और उसके बाद में फिर आता है प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, तो जो संख्या में एक है उसको एक वचन, और जो संख्या में एक से ज्यादा है, 1+ है, तो उसको बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमें लीव्स लिखा है, पत्तियां, इसका हमें सिंगुलर चाहिए। तो अब सिंगुलर के लिए देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, लीव लिखा है, ये तो छोड़ने वाला है। ठीक है, तो ये तो हटा देंगे। अगला लिखा लीफ, लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती, तो यही अपना सही ऑप्शन है। अगला देखिए लेवी लिखा है, गलत है, नन ऑफ दीज, ये भी गलत है इसमें से। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, मतलब 61 था, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो देखते हैं इसमें आप लोगों को आंसर अलग से बड़े बड़े अक्षरों में प्रोवाइड किया गया है, और आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। ठीक, तो इसी का वो प्लूरल लिखा हुआ था फॉर्म, जो क्वेश्चन में लीव्स लिखा हुआ था। तो यहाँ से आप उसको मतलब थोड़ा यहाँ जूम फॉर्मेट में लिखा गया है, आंसर को ही जूम करके लिखा गया है, जिससे आपका ध्यान बार बार आंसर की तरफ आकर्षित हो जाया करे। ठीक है, बस आप लोगों को वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहना है और एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना है। बस आप एक बार देखिए, स्टडी 91 का कमिटमेंट है कि आप स्टडी 91 से आप एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद में आपको जबरदस्त सपोर्ट नहीं, जबरदस्ती सपोर्ट दिया जाएगा, एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लूरल चूज करना है, ये जो दिए गए वर्ड्स हैं इसमें से। ठीक है, अब प्लूरल है, प्लूरल का मतलब हमको यहाँ पे क्या चूज करना है, बहुवचन चूज करना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बहुवचन को चूज करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा बॉक्स, अगले में लिखा बॉक्सर, अगले में लिखा बॉक्सेज, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, बॉक्सेज। तो हालांकि इसमें दोनों ही ऑप्शन में एक ही चीज टाइप हो गई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ दोनों ही सही है। मतलब बॉक्स का यहाँ पे बात, मतलब जो बेस वर्ड है अपना वो है बॉक्स, जो अपना बेस वर्ड है वो क्या है, बॉक्स है, उसी का हमको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए बॉक्सेज यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉल्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्हाट आर वर्ड्स, मतलब वो शब्द कौन से हैं दैट जो स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉल्ड, मतलब जिनको हम आगे पीछे दोनों तरह से बैकवर्ड से भी पढ़ते हैं, सेम वो चीजें प्रोनाउंस करते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया 313, हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे
313 लिख दिया। अब 313 आगे से लिखोगे तब भी 313, पीछे से लिखोगे तब भी 313 मिलेगा। वो बचपन में कहावत सुनी होगी ना कि 5 अक्षर का नाम बताओ उल्टा सीधा एक समान, 2 अक्षर का नाम बताओ, मतलब 2 क्या क्या होगा, पापा वगैरह जैसे बोल देते हैं ना। अब आगे से बोलोगे तब भी पापा, पीछे से बोलोगे तब भी पापा पापा पापा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये आगे पीछे, ये कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम आगे और पीछे किसी भी तरफ से उसको प्रोनाउंस करें सेम प्रोनाउंसिएशन निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है क्या, पैलिंड्रोम लिखा हुआ है, ठीक है। एनाग्राम लिखा हुआ है। एनाग्राम का मतलब क्या होता है, जब शब्दों को हम एक सीक्वेंस में अलग अलग बैठाएं, शब्द विन्यास जिसको हम बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एनाग्राम हो जाता है। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमने लिखा मास्टर ऑफ आर्ट, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट लिखा हुआ है। अब मास्टर ऑफ आर्ट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एमए बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। इसी शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म। और अगला वर्ड क्या लिखा हुआ, क्रॉसवर्ड। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, और इधर इसको जूम करके भी दिखा दिया जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैलिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैलिंड्रोम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोनाउन को, करेक्ट प्रोनाउन को यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करवाते हुए चलूंगा। डिटेल में इसलिए सॉल्व करवाते हुए चलूंगा, देखिए जिस तरह से अभी मैं इसको आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जब 3 सेट 4 सेट ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है कि उसके बाद में आप लोगों को कभी भी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हैबिट बन जाएगी उस चीज़ की। जैसे आप सिंपल ऐसे समझो कि जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप सीखते हो साइकिल को चलाना कि अच्छा आप पैडल मारना है, अब हैंडल इसका संभालना है, ब्रेक लगानी है, ढेर सारी उसमें गतिविधियां हुआ करती हैं, ढेर सारी चीज़ें हुआ करती हैं जिनको आपको सीखने की उस समय ज़रूरत हुआ करती है, ठीक है। लेकिन जब आप साइकिल सीख जाते हो तो क्या, अगर रोड पे चल रहे हैं, रोड पे गड्ढा है, तो क्या अपने दिमाग में आप सोचते हो ये बात कि अच्छा गड्ढा आ गया, अब हमको स्पीड धीरे करनी है, अब ब्रेक लगानी है और पैडल मारना बंद करना है, और जब गड्ढा पार हो गया तो फिर ब्रेक छोड़नी भी है, क्या ये सभी चीज़ें आप सोचते हो, नहीं सोचते ना। जैसे ही गड्ढा दिखता है ब्रेक अपने आप लग जाती है, जैसे ही गड्ढा दिखता है वो क्या नाम है, पैडल लगाना अपने आप बंद हो जाता है। तो सेम वही काम यहाँ पे आपके इंग्लिश के होने वाला है। जैसे आप 3 दिन 4 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस में लग के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में वही चीज़ें होंगी कि ऐसे आप सेंटेंस को देखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ एरर होगी, जहाँ प्रॉब्लम होगी, आपकी पेन जाके वहाँ पे अपने आप रुक जाएगी। तो वही चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी हों, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों को यहाँ से डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सारे जितने भी वर्ड लिखे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इट लिखा है, इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और इस सेंटेंस का क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अच्छा देखो वाज लिखिए, वर्ब है ना, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये जितनी भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं बी बेस वर्ब। इनको हम क्या बोलते हैं, बी बेस वर्ब। अब अगर ये जितने वर्ड आपके सामने लिखे हैं, अगर इन सब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अकेले किया गया हो, मतलब सिंगल किया गया हो, तो ये हमेशा मेन वर्ब का काम करते हैं। ये हमेशा किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का काम किया करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ में, मतलब इनके बाद में कोई दूसरी वर्ब भी आई है तो फिर ये वहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे वाज अकेले आई है तो वाज यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। और कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा ब्रदर, ब्रदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उससे पहले आया माई, माई को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, ये देखो इधर लिख दे रहा हूं जूम करके, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पोजेसिव एडजेक्टिव बोला करते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, जब भी इनका प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। किससे पहले करते हैं, नाउन से पहले। अब पोजेसिव एडजेक्टिव बात आती है कि होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए माई, हर, योर, आवर, हिज, इट्स,
और क्या बच गया है, देयर। ठीक है, ये जितने, ये टोटल जो 7 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, माई, हर, योर, आवर, हिज, इट्स और देयर, ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सुनिए, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। इनका प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है, जब भी इनका प्रयोग करेंगे हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, तो देखो नाउन से पहले आया। अगला देखिए हु लिखा है। अब बात आती है हु यहाँ पे क्या है, हु का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है आने हैं इस पोर्शन से, कि कोई सेंटेंस लिखा होगा, कोई वर्ड लिखा होगा और आपको पहचान के बताना होगा कि ये वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या वो सेंटेंस लिखा होगा उसमें कोई वर्ड लिखा होगा कि उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या कोई अंडरलाइन की ब्लैंक आ जाएगा, वहां पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम फिलअप करेंगे। तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आपको वहां पे देता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ हु की, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लो खत्म हो गया। ठीक, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे हु की। देखो आज के बाद में आपको हु को पहचानने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इतना सरल आपको तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में हु लिखा हुआ है और आपको पहचानना है कि यहाँ पे हु का प्रयोग कैसे किया गया है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो समझिए इसको। एकदम सिंपल तरीका है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आप लोगों को कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखे, तो उस सेंटेंस में हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ दिखे, तो उस सेंटेंस में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। उस सेंटेंस में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। थोड़ा और समझो इसी में, जब किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है तो इसकी मीनिंग होती है कौन, और जब किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है तो इसकी मीनिंग होती है जो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि काफी कुछ चीजें आप लोग हु के बारे में जान गए होंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो वेंट लिखा है, वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और क्या है, मेन वर्ब भी है। अब देखो विथ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर आप लोग अटेंशन दीजिए। इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बाई, विथ, टू, टूवर्ड्स, अपॉन, ये देखिए कुछ वर्ड आपके सामने लिखे। इसके अलावा भी ढेर सारे वर्ड होते हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं इन सबको, प्रीपोजिशन बोला जाता है। अभी बस आप लोग इतना देख लीजिए, रट लीजिए। प्रीपोजिशन चैप्टर आप लोगों को जब उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स लिखे हैं इनको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन बोला जाता है। और रूल ये होता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, अगर किसी से भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई सेंटेंस था जिसमें प्रीपोजिशन लिखा हुआ था और उसके बाद सेंटेंस खत्म हो गया, यही फुल स्टॉप लग गया। ऐसा नहीं होता है कभी। जब भी किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन आता है और या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर वो सही नहीं होगा। अब अगर ये जो नाउन और प्रोनाउन आते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर वहां पे नाउन आया हुआ है तो नाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सब सेम होता है, लेकिन अगर हम वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रखे हैं तो प्रीपोजिशन के बाद में रूल ये होता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। किस केस का प्रयोग करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए और उसके बाद अगर प्रोनाउन हमको लिखना हो तो प्रोनाउन के हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ये भी बात है। तो देखो, अगर हमने सब्जेक्ट ही लिख रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अगर सी लिख रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। अगर इट लिख रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट ही होगा। अगर ऐसे आई लिखा है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। और ऐसे यू लिखा हुआ है तो यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू होगा।
ये इफ नहीं लिखा हुआ, इट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगर ऐसे यहाँ पे दे लिखा हुआ तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पे वी लिखा हुआ है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतने ही, यही जो 7 शब्द इधर लिखे हुए हैं, वही जो ये 7 शब्द इधर लिखे हुए हैं, ये इधर वाले जो 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से, हिम, हर, इट, मी, यू, देम और अस, यही जो शब्द 7 शब्द हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इन्हीं को, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। जैसे हमने लिखा कि अ लायन वाज किल्ड बाई, अब यहां पे अगर मैंने लिख दिया आई तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि बाई क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि काफी कुछ चीजें आप लोग यहां पे सीख चुके होंगे। तो यहां विथ जो लिखा है क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखिए हर लिखा है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। सी लिखा है, सी तो सब्जेक्टिव केस होता है, ये गलत। ही लिखा हुआ है तो ही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ये भी गलत। और अगला ऑप्शन क्या लिखा, हिज लिखा है, लेकिन हमने देखा कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो ये भी गलत। तो बचा कौन सा अपने पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा हुआ है, जो कि राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हर। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, लिखा इट वॉज माई ब्रदर, मेरा भाई था, हु वेंट विथ हर, जो कि उसके साथ गया हुआ था, ठीक है। ये मीनिंग हो जाएगी इसकी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जूम करके लिखा हुआ है और जो कि इधर हर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे सही वर्ड के ऑर्डर को करेक्ट लिखना है, ठीक। अब ऑर्डर को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझो, ठीक है। देखो 2-3 वीडियो आप देखोगे, इसमें थोड़ा लेंदी हो सकती हैं, लेकिन जब एक बार आप अच्छे से सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। देखो इंग्लिश नो डाउट बहुत बड़ी है, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन उसमें से आपको बस इतना जानना है, ठीक है। तो जब इतना एक बार आप ओवरव्यू इसका जान जाओगे, चीज़ों को जान जाओगे, फिर आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस धैर्य बना के आप लोगों को चलना है। और ये धैर्य जो मैं आपसे बार बार पेशेंस बनाने के लिए कह रहा हूँ, देखने के लिए कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, अगर चाहते हो आपकी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करो, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ करो, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विद्यार्थियों, ठीक है, व्हाटएवर, ये आप लोगों को पेशेंस, ये मेहनत, ये समय आपको देना होगा। चाहे आज वो समय दे दो, आगे की लाइफ एंजॉय करो, और चाहे आज की लाइफ एंजॉय कर लो, आगे वो समय देना पड़ेगा। ये 100% श्योर है, ये लिख लो। ये समय आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन आपको देना पड़ेगा, और ये धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप पे कि आप पहले उस चीज़ को कर ले रहे हो या झेल के फिर बाद में करो। देखो सुधरने के 2 ही तरीके हैं, या तो बर्बादी देख के सुधर जाया जाए या फिर बर्बाद होके सुधर जाए। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। चलिए खैर आ जाइए। तो देखिए कोई भी अगर सेंटेंस होता है, अगर कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का, हर सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और वो क्या होता है, सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, सबका यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो सेंटेंस सही लिखा हुआ है, और अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लो। अब सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आया करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस पे आ जाइए। तो देखो लिखा है म्यूजिक, म्यूजिक क्या है यहाँ पे, नाउन, और जैक क्या लिखा हुआ है, ये भी नाउन लिखा, और लव्स क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत खतरनाक शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक। तो सब मोह माया है, मजाक कर रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक जैक लव्स, ठीक है। म्यूजिक जैक लव करता है, मतलब उससे प्यार है, लगाव है म्यूजिक से, तो यह तो अर्थ का अनर्थ बना रहा है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है म्यूजिक लव्स, तो म्यूजिक यहाँ पे अगर सब्जेक्ट मान लूँ, लव को वर्ब मान लूँ, जैक को ऑब्जेक्ट, तो देखो मीनिंग क्या निकल रही है। जैसे लिखा है म्यूजिक लव्स, तो म्यूजिक लव करती है, म्यूजिक को लगाव है जैक से कि जैक को लगाव है म्यूजिक से, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये भी गलत। अगला देखिए लिखा है जैक लव्स म्यूजिक, क्या लिखा हुआ है, जैक। अब जैक सब्जेक्ट हो जाएगा तो लव्स क्या हो जाएगी, वर्ब, और म्यूजिक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैक लगाव है जैक को किससे, म्यूजिक से, ठीक है।
और कोई मिला नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड लिखा हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा है जैक म्यूजिक लव्स, क्या लिखा हुआ है, जैक म्यूजिक लव्स, तो ये भी गलत यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले जैक आ गया, उसी के साथ म्यूजिक आ गया, जबकि ये लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसी को जूम करके लिखा होगा, ये देखिए लिखा जैक लव्स म्यूजिक। ठीक, अब देखो जैक लिखा, जैक सब्जेक्ट, लव्स वर्ब और म्यूजिक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि जैक सिंगुलर है, जितने भी प्रॉपर नाउन है सब कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर आई हुई है। ये एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है वो भी कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक, और अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाया करती है, सिंगुलर बन जाया करती है। मतलब कि अगर सिंपली ऐसे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई वर्ब लिखी है तो क्या होगी वहां पे, प्लूरल। जैसे हमने लिखा रन, अब रन ऐसे लिखा है तो क्या लिखा है, प्लूरल फॉर्म लिखा, लेकिन अगर हमने रन्स लिख दिया तो ये वर्ब का क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं खैर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, लिखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ एबिलिटी, क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी लिखा हुआ है, और इसका हमको क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है। अब देखो एबिलिटी शब्द लिखा, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एबल मीन्स होता है योग्य ना, एबल मीन्स क्या होता है, योग्य होता है। तो इसी एबल से ही क्या बना हुआ है, एबिलिटी, तो ये योग्यता को दिखाती है, क्षमता को दिखाती है किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना, फिजिबिलिटी, तो ये तो हो जाएगा मतलब कोई प्रॉपर जो चीजें हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला लिखा अनएबिलिटी, अनएबिलिटी कौन सा वर्ड होता है, ये भी गलत। अब हमारे पास बचा डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी बचा हुआ है। अब देखो जो शब्द होता है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो अपंगता से हो जाता है ना, डिसेबिलिटी जो होता है वो मीनिंग जो देता है वो अपंगता वाली मीनिंग देता है, तो ये तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, मतलब अयोग्य। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अयोग्य हो जाएगा, मतलब इनएबिलिटी अयोग्यता को दिखाएगा। ठीक, अब वो चीज अनेबल एक आप लोग लिखते हो, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इनएबिलिटी होगा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अनएबिलिटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है इनएबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं, खैर एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए लिखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमें अपोजिट मीनिंग यहाँ पे चूज करना है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है, सूखा, क्या होता है इसकी मीनिंग, सूखा। ठीक, अब देखिए सूखा का उल्टा हरा भरा, मतलब जहां पानी वानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्राइनेस गलत ऑप्शन, ब्रॉड गलत ऑप्शन, रिवर गलत ऑप्शन, बचा क्या, फ्लड। फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़। फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, आंसर को जूम करके आपको दिखा दूं एक बार, फ्लड लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन अपना आया हुआ है वो लिखा हुआ आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन गिवन सेंटेंसेज। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, एडवर्ब को देखना है। अब पहले तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो चलिए एक थोड़ा सा और चीज़ों को जान लीजिए। देखिए जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप क्या करो, वर्ब से डिवाइड करना शुरू करो, मेन वर्ब से, तो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा स्लैप्ड, थप्पड़ मार दिया किसी, क्या है तो गलत हो गया, केजरीवाल हो गया। ठीक है, हाँ पार्टी मतलब गुस्साएंगे नहीं, बस ऐसे मजाक कर रहे थे। तो स्लैप्ड लिखा है, तो स्लैप्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब है। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है या सेकेंड फॉर्म में होती है या फिर थर्ड फॉर्म में होती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में होती है। ठीक, इसी के फॉर्म में होती है। क्लियर, तो ये हो गया मेन वर्ब। अगला देखिए बॉय, बॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब बॉय लड़का कैसा है, लड़का दुष्ट है, बिग्ड है। अब लास्ट में ईडी लगा है तो ये मत सोचना कि ईडी लगा है तो ये वर्ब भी होगा। अगर वहां पे ईडी लगा है तो जरूरी नहीं कि वो भी हो, अगर वो जो वर्ड लिखा है अगर किसी नाउन की विशेषता को बता रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बिग्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो नाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो बिग्ड किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के, बॉय के बारे में बता रहा है ना। द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल,
अच्छा यहाँ पे फिर देखिए लिखा है गर्ल, गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और यहाँ पे द ये क्या है, आर्टिकल। और देखिए जो आर्टिकल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो अपना हुआ करता है वो होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, ए और एन, ठीक है। और जब भी कोई सेंटेंस लिखा होगा तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, मतलब नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल गर्ल से पहले आया है। अब बात आती है यहाँ पे लाउडली की, क्या आती है, लाउडली की। अब देखिए जो लाउडली शब्द लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तेजी से, मतलब तेज आवाज में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब मैं देखूंगा कि जिसको नहीं आता, जिसको यहाँ पे नहीं आता वो लॉजिक इसकी समझे कि इसके पीछे ऐसा होने का कारण क्या होता है, जिसके कारण हम इसको ऐसा लिखा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ऐसे इसको चेक करेंगे। देखो गर्ल नाउन, देखो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें दो ही शब्द आते हैं, एक हो गया अपना एडजेक्टिव और एक हो गया अपना एडवर्ब, ठीक है। एक हो गया अपना एडजेक्टिव, एक हो गया एडवर्ब। यही दोनों किसी को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिफाई करने का काम करते हैं, मतलब किसी की क्वालिटी बताने का काम करते हैं। और इसका मतलब हो गया किसी की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। चाहे क्वालिटी बताना कहो, चाहे क्वालिफाई करना कहो, चाहे विशेषता बताना कहो, बातें सारी एक ही हैं, ठीक। तो यही दोनों वर्ड होते हैं। अब जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन को क्वालिफाई करता है, अब प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है एडवर्ब। अब ये जो अपना एडवर्ब होता है ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है, मतलब इन सबकी विशेषता को बताता है। विशेषता बताने का मतलब होता है कि उस शब्द के बारे में कुछ बताना, उस शब्द के बारे में कुछ बताना, कुछ बोलना, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे हमने कहा द बॉय इन ब्लैक शर्ट, तो जो इन ब्लैक शर्ट है वो किसके बारे में बताया, ब्लैक शर्ट, इन ब्लैक शर्ट, ये जो पूरा हमने बताया, पूरा शब्द जो तीन शब्द हमने बोले हैं इन ब्लैक शर्ट, ये किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है जो कि नाउन के बारे में बताए। तो अब आ जाते हैं अपने लाउडली पे। अब देखो गर्ल, लड़की लाउडली है कि स्लैप करने का काम लाउडली हुआ है। तो कोई कार्य लाउडली होता है, कोई आदमी लाउडली नहीं होता। हमने पूछा कि भैया आपके भाई साहब कैसे हैं, आपने कहा वो लाउडली हैं, ये कोई आंसर हुआ, ठीक है। तो नाउन के बारे में नहीं बताएगा, ये वर्ब के बारे में बताएगा, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ये वास्तविक तरीका है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हाँ किसी भी वर्ड के पीछे या किसी भी वर्ड को लिखने के पीछे लॉजिक क्या होते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता, ये भैया बस इतना समझो, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ होता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, एडवर्ब हुआ करते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब हुआ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एडवर्ब ही पूछा है। तो पहला लिखा बिग्ड, बिग्ड तो यहाँ पे क्या हो गया है, एडजेक्टिव है, ये गलत है। बॉय यहाँ पे लिखा है, बॉय तो नाउन है, ये भी गलत है। स्लैप्ड लिखा है, ये तो वर्ब है, ये भी गलत है। बचा लाउडली, तो लाउडली ही क्या है, एडवर्ब है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो कुछ छूटेगा नहीं, बस आप लोग वही पेशेंस बना के रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे वही जूम करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो लिखा हो क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूज द बेस्ट आंसर, व्हाट इज योर सिटी लाइक। मतलब अपने सिटी के बारे में पूछ रहा है, कैसी है सिटी आपकी, ठीक है। अब देखो पहला लिखा आई हैव नो आइडिया। अब भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि सिटी आपकी, आपको आइडिया नहीं है, तो हटाओ इसको। अगला लिखा इट इज स्मॉल बट नाइस, हाँ छोटी है लेकिन अच्छी है, ठीक। चलो ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। अगला लिखा आई लाइक इट अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसे प्रेम करता हूँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, हटाओ। अगला लिखा आई डोंट लाइक इट, पैदा हुए हो तो रहना तो पड़ेगा ना। तो बचा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज स्मॉल बट नाइस, ठीक है। ये आपका ओपिनियन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर सिटी लाइक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। तो आंसर है, जूम करके लिखा हुआ है। अगला देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया है। बच्चे क्या करते हैं, बस यही देखते हैं कि क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। बस जैसे देखें यहाँ एंटोनिम पूछा है तुरंत मार्क करके भाग जाते हैं, ठीक है। तुरंत तो क्या करके मार्क करके भाग नहीं जाते हैं, मार्क करके, ठीक है, मतलब टिक लगा के।
लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, लिखा है व्हाट इज नॉट, क्या लगा दिया है यहाँ पे, नॉट लगा दिया है। तो इसको हमें समझना होगा, इस बात को हमें यहाँ पे समझना होगा कि कह रहा है एंटोनिम नहीं है, एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम क्या होता है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। एंटोनिम क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड। ठीक है, अब कह रहा है विलोम शब्द नहीं है मतलब पर्यायवाची हैं, सिनोनिम होंगे। तो देखते हैं इसमें लिखा लवली। अब लवली का सिनोनिम हमको देखना है। लवली मीन्स क्या होता है, ऐसा लग रहा है छींक आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, संभावना गलत निकल गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लवली। अब लवली मीन्स क्या होता है, सुहावना, अच्छा, प्यारा, लुभावना, मनमोहक। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। तो लवली वर्ड का हमें कुछ सिनोनिम देखना। आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अगली मीन्स क्या होता है, भद्दा, गलत हो जाएगा। ड्रैब, ड्रैब मीन्स होता है धूसर कलर का, मतलब गंदे से थोड़ा सा इसका धूसर लिख दे रहा हूं, नहीं आधे लोग पता नहीं क्या क्या समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धूसर होता है, तो ये भी अब इसका सिनोनिम तो हो नहीं सकता है, तो हटा दो। अगला लिखा ऑफुल। ऑफुल मीन्स होता है सारूफुल, मतलब दुख भरा। क्या होता है इसका मतलब, दुख भरा होता है। ठीक है, अगला देखिए तो बचा क्या है अपने पास में, टाल बचा हुआ है। तो टाल को एक तरह से पॉजिटिवली हम यहाँ पे लेंगे। टाल जो शब्द लिखा है इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन के रूप में लेंगे। क्यों, अब आप कहेंगे सर लवली का सिनोनिम टाल कैसे हो सकता है, आप हमको ये बताओ। तो भैया देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि लवली का सिनोनिम ढेर सारे सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, लवली के और ढेर सारे सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन्हीं चारों में से एक सही वाला ऑप्शन हमको चूज करना है। और जब इन चारों में देखेंगे तो जो सबसे सही हमें ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लग रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सर लवली का सिनोनिम टाल नहीं हो सकता। भैया टाल नहीं हो सकता है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से लवली का सबसे जो सही ठीक ठाक कुछ सेंस निकल रहा है वो टाल का ही लग रहा है। अब आयोग ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, क्वेश्चन तो आयोग ने ही दिया हुआ है, तो इसमें अब हम कुछ कर सकते नहीं हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से अपनी तरफ से कोई इसमें वर्ड की एंट्री करवा देंगे। ठीक है, तो खैर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो बढ़ते हैं आगे। टाल मीन्स क्या होता है, लंबा। टाल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लिखा व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ और इसमें कह रहा है एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो पहले समझ लो कुछ एडजेक्टिव के बारे में। फिर से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की हिंदी होती है दोस्तों विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है, विशेषण होती है। ठीक है, और जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन की विशेषता को बताता है। ये क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए गर्ल, गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अच्छा गर्ल कैसी है, टाल है, तो टाल नाउन के बारे में बताया। तो एडजेक्टिव द क्या होता है, आर्टिकल। मेट, मीट का सेकंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब वाई क्या है, नाउन, और नाउन से पहले ए आया तो ए क्या है, आर्टिकल। और जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो इसका हमने ऑपरेशन कर दिया है, इधर सर्जरी कर दी है, बस आपको आंसर देख के टिक कर देना है। तो देखिए टाल लिखा है, टाल ही एडजेक्टिव है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में गर्ल लिखा है तो ये तो नाउन है, मेट लिखा है, वर्ब लिखा है, बॉय लिखा है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जूम करके आप लोगों के लिए अलग से एक स्पेशली आंसर लिखा गया है। ठीक है, अलग से यहाँ पे आंसर लिखा गया है। और जैसे शादी विवाह होता है ना, तो वहाँ पे जाते हैं, सबके लिए ढेर सारी कुर्सियाँ लगी रहती हैं, दूल्हा ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे घर पे जाते हैं तो उनके लिए अलग से एक विशेष कुर्सी लगी होती है, वही वो आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए इधर लिखा है फॉर द क्वेश्चन विलो। नीचे कोई क्वेश्चन दिया है, कह रहा है चूज द बेस्ट आंसर, सही आंसर हमको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शैल वी गो टू जिम नाउ, कि क्या हमें अब जिम, क्या हम अब जिम जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो पहला लिखा आई एम टू टायर्ड, भाई साहब तो आपके लिए तो जिम बना ही नहीं है। अगला देखिए लिखा इट इज़ वेरी गुड, हाँ वो, लेकिन जब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम अब जिम जाएंगे, जैसे
मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया क्या अब स्कूल हम लोग चलेंगे, आपने कहा हाँ, नहीं, आपने हाँ या ना नहीं कहा, आपने कहा स्कूल जाना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ये तो वही वाला हाल हो गया कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, आप कह रहे हैं हाँ सर केला मीठा होता है। ठीक है, तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, गलत। अगला देखिए लिखा, अब देखो क्वेश्चन कभी भी पूछेंगे, सुनिए इसको, देखिए इसकी शुरुआत किससे हुई है, एक हेल्पिंग वर्ब से हुई है। इसकी शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, देखो लास्ट में क्या लगा है, घंटी लगी है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये बता रहा है कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और एक ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। WH वर्ड का मतलब होता है जैसे whom, why, what, which, when। ठीक है, तो देखो सबकी शुरुआत किससे हुई, WH से। तो या तो इन्हीं को मैं बोल दूं क्वेश्चन वर्ड, या सबकी शुरुआत WH से हुई तो इसलिए इनको क्या बोल दूं, WH वर्ड। ठीक है, बात दोनों एक ही है। ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मतलब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से अगर हुई है, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो उसका जो आंसर होगा, अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा, सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन पूछने काम करेगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो उसका आंसर या तो यस होता है या तो नो होता है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उन्हें एस-नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जो WH वर्ड है इनके मतलब इनमें ऐसा कुछ प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे देखिए हमने लिखा आर यू रेडी, हमने क्या लिखा, आर यू रेडी। तो यह देखो आर से शुरुआत हुई, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और इससे शुरुआत हुई तो मैं पूछूंगा क्या तुम तैयार हो, अब या तो तुम हाँ कहोगे या तो तुम ना कहोगे। हमने लिखा डिड यू हेल्प हिम, ठीक है, कि क्या आपने उसकी मदद की थी, तो आप या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। ठीक है, हमने लिखा आर दे कमिंग हेयर, कि क्या वे यहाँ आ रहे हैं, तो आप या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, देखो सेल से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ भी हाँ या ना में जवाब होगा, तो ये जवाब नहीं हो सकता। अगला देखिए क्या लिखा, नॉट एट ऑल, खूब सुने होंगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, हो सकता है ये सही हो आंसर। और अगला क्या लिखा, आई सपोज यू कैन, ये तो कोई मतलब ही नहीं, जवाब नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड लिखा है दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आंसर वही लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा हुआ है व्हिच सफिक्स। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स होता है। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स होता है ये किसी भी वर्ड के पहले लगाया जाता है, और सफिक्स जो होता है ये बाद में लगाया जाता है, मतलब वर्ड के एंड में लगाया जाता है, अंत में। ठीक, तो यहाँ सफिक्स पूछ रहा है तो बाद में लगाया जाएगा। कैन बी यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखो कह रहा है स्पून लिखा और माउथ लिखा है, कह रहा है कि दो वर्ड लिखे हैं स्पून और माउथ। कह रहा है इसमें सेंटेंस में कि इनके लास्ट में ये जो नीचे सफिक्स लिखे हैं कौन से सफिक्स ऐसे हैं जिनको लगा सकते हैं। तो भैया पहला ILY लगा है तो स्पूनली हो जाएगा, माउथली ऐसा कोई शब्द तो होता नहीं है। वाई लगाएंगे, स्पूनी माउथी, ये कौन सा वर्ड होता है। अगला लिखा स्पूनर माउथर, ये भी नहीं होता। हाँ, स्पूनफुल होता है, माउथफुल भी होता है, तो ये भी मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ लिखा है दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, फुल जोड़ देंगे। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। भाइयों करेक्ट यहाँ प्रीपोजिशन, ठीक है, हमको फिलअप करना है। अब देखिए इसको लिखा हुआ है ही डील्स। अब देखो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, डील्स क्या है, वर्ब है, और राइस क्या है, यहाँ पे नाउन है। राइस क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब समझो पहले डील के बारे में। देखो एक शब्द होता है डील, या फिर एक शब्द होता है ट्रेड। डील या ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार करना। डील या ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार करना। अब देखिए व्यापार दो तरीके से होता है। व्यापार जो होता है वो दो तरीके से हुआ करता है। कैसे, पानी पी ले फिर बताते हैं आपको। व्यापार करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए ना, इसलिए पहले सोचना पड़ता है। चलिए आ जाइए।
गंगा जल से एनर्जी आ जाती है अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी पिया कीजिए पानी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डील और ट्रेड, दोनों एक ही वर्ड है, सिनोनिम आपस में, ठीक है। अब देखिए डील या ट्रेड दो तरीके से होगा, या तो आप व्यापार किसी व्यक्ति के साथ करोगे या तो किसी वस्तु का व्यापार करोगे। तो देखिए जैसे हमने कहा कि मोहन राम के साथ में व्यापार करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन डील्स ब्लैंक राम। या हमने कहा मेरे पिताजी, माय फादर डील्स ब्लैंक गोल्ड, मतलब गोल्ड का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, तेरे मेरे, आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द, दो ही सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक। अब देखिए अगर ये डील या ट्रेड किसी पर्सन के साथ में हो तो वहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, और अगर डील या ट्रेड किसी थिंग्स के लिए यूज किया गया, मतलब किसी वस्तु के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का। भाई साहब ये चीज़ें नोट कर लेना, कहीं लिखी नहीं है बुक में, बहुत मुश्किल से चीज़ें रिसर्च के बाद में मिलती हैं। नहीं, बुक में यही लिखा हुआ है कि डील के बाद में मैक्सिमम आप आंसर उठा के देखेंगे तो यही लिखा होगा कि इस सेंटेंस में डील शब्द के बाद में विथ का प्रयोग किया जाएगा, या इस सेंटेंस में डील शब्द के बाद में इन का प्रयोग किया जाएगा। यही सारी बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए दिमाग में। देखो मैंने आपको जब इंट्रो दिया हुआ है उसी में फर्स्ट डे ही मैंने प्रॉमिस ये किया हुआ है कि आपको जो भी बताऊंगा विथ लॉजिक बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेंटेंस, ठीक है। मतलब कोई भी अगर चीज़ बताऊंगा या कोई भी टॉपिक बताऊंगा, कोई भी रूल बताऊंगा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि इस रूल के पीछे के कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो चलिए आज से आप लोग भूलेंगे नहीं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई हो तो हम विथ लगाते हैं, और किसी वस्तु के बारे में बात की गई हो तो इन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन डील्स, अब यहाँ क्या लिखा था, शायद राम लिखा हुआ था, तो राम क्या है, पर्सन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विथ। लेकिन अगर यहाँ पे हमने गोल्ड लिखा हुआ था तो गोल्ड क्या है, गोल्ड तो थिंग्स में, वस्तु में आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्लियर। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ राइस लिखा है तो राइस तो थिंग्स में आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा है दैट इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखिए जब भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और अगर आपका MCQ पे आधारित है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है, या कोई भी ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप 100% श्योर तब तक नहीं हो सकते कि हमारा आंसर सही है जब तक आप लोगों को 4 ऑप्शन में से 3 पता हो, 3 के बारे में ये पता हो कि ये गलत क्यों है। जब आपको ये पता होगा 4 ऑप्शंस में से कि बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, तभी आप सही वाले आंसर पे 100% श्योर होकर टिक लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है जानना। तो आशा करता हूं कि अब आज के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से एक बार सुन लो, ट्रेड या डील शब्द के बाद में अगर कोई पर्सन आया हो तो विथ लगाते हैं, और अगर कोई थिंग्स आई हो तो इन लगाते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा देखो एक चीज, इन क्या है, अभी यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, और मैंने आपको अभी इसके पिछले मतलब कोई क्वेश्चन था शायद 62 या 63 था ऐसे, उसमें आपको बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, जो कि क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देखो नाउन आया हुआ है ना, तो खैर बढ़ते हैं अगला। तो यहाँ पे आंसर इन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए लिखा हुआ है व्हिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कह रहा है कि प्रीफिक्स मतलब पहले यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे नॉन टेक तो कुछ होता नहीं, डिस टेक होता नहीं, हाँ इन टेक होता है बट इन चीफ नहीं होता, इन बिहेव नहीं होता, हाँ मिसटेक भी होता है, मिसचीफ भी होता है, मिसबिहेव, सब आपस में सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th लिखा हुआ है दैट इज द इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन में वही दिया हुआ आंसर में जूम करके आप लोगों को, चलिए देखते हैं। अगला देखिए लिखा चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड ly द एंड एंड फॉर्म टू न्यू वर्ड। ठीक है, कह रहा है किसके लास्ट में ly आप लगाओगे जिससे एक नया शब्द बनेगा। तो देखो सूनली वर्ड तो होता नहीं है, लेट, हाँ लेट में ly लगता है, लेटली होता है। अगला देखिए नाउली नहीं होता, फास्टली भी नहीं होता, ठीक है, फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं हुआ करता है। तो यहाँ पे लेटली वर्ड होता है। देखो थोड़ा सा चीज़ों को देख लो आप, देखो लेट मीन्स होता है देर, लेट मीन्स क्या होता है देर। अब इससे अगर लेटली बना है
तो लोग क्या समझते हैं कि इसकी भी मीनिंग जो होगी वो देर से ही रिलेटेड कुछ होगी। नहीं प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों विद्यार्थियों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लेटली शब्द लिखा है इसका मतलब होता है रिसेंटली। इसका मतलब क्या होता है? रिसेंटली। और रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाया करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ लेट। अगला देखिए लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब यहाँ भी वर्ड का सही ऑर्डर हमको चूज करना है सेंटेंस में, ठीक। तो देखिए लिखा आई सब्जेक्ट लेंट वर्ब मे। अब देखो अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि मे जो वर्ड लिखा है ये मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि क्या होती है? मेन वर्ब होती है। और कोई भी सेंटेंस लिखा हो दुनिया का हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है और इधर तो बाद में हो गया, तो ये गलत। अगला देखिए लिखा माई पेंसिल लेंट, माई पेंसिल ये सब्जेक्ट, आई लेंट हिम। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सब्जेक्ट केवल आई होगा या तो माई पेंसिल होगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखिए लिखा है माई पेंसिल हिम आई लेंट। तो देखो ये तो लेंट लास्ट में चला गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए आई सब्जेक्ट लेंट यहाँ पे मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट और माई पेंसिल भी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई लेंट, देखो दो शब्द होते हैं। जैसे दो बातें तीन बातें होती हैं ना, जैसे कहते हैं तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, कर्ज फर्ज और मर्ज। तो यहाँ पे मेरा फर्ज है बताना, ठीक। तो देखो एक वर्ड होता है लेंट और एक वर्ड होता है बोरो, ठीक है। तो लेंट मीन्स होता है उधार देना और बोरो मीन्स क्या होता है? उधार लेना। बोरो मीन्स क्या होता है? उधार लेना। तो ये दो शब्द लिखे हुए हैं, ठीक। अब देखो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि लेंट, लेंट मीन्स क्या होता है? मतलब गिव। और बोरो मीन्स क्या होता है? टेक। लेंट मीन्स क्या होता है? गिव। और बोरो मीन्स क्या होता है? टेक। अब मतलब उधार छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। जैसे वो कहते हैं ना शादी विवाह होता है तो जो लड़की के पिताजी होते हैं कहते हैं भैया बिटिया हमारी जो है गाय है, गाय। अब वहाँ पे सिंग वाली अंडरस्टूड रहता है, वो कोई कहता नहीं है, ठीक है। तो सेम हेयर, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। अच्छा देखो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा और समझ लो इसको। देखो कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उसकी हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु मीन्स क्या होता है? कौन। अगर हम प्रश्न पूछते हैं मेन वर्ब से कि कौन, तो इसका जो जवाब मिलता है वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट हुआ करता है। वो सेंटेंस का क्या हुआ करता है? सब्जेक्ट हुआ करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लेंट लिखा है, लेंट मतलब क्या होता है? उधार देना। तो कौन उधार दिया? तो आई। तो आई क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस की मेन वर्ब से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं whom से और या फिर what से, इन दोनों से अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो इन दोनों का जो जवाब मिलता है, whom मीन्स क्या होता है? किसका है, किसको, ठीक है। और what मीन्स क्या? तो इसका जो whom का जवाब मिलता है या what का जो जवाब मिलता है वही उस सेंटेंस का क्या हुआ करता है? ऑब्जेक्ट हुआ करता है। वही उस सेंटेंस का क्या हुआ करता है? ऑब्जेक्ट हुआ करता है। क्या हो रहा है? ठीक है। अब देखो जो whom का जवाब होता है वो कोई पर्सन होता है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। और व्हाट का जो जवाब होता है वो किसी वस्तु के बारे में, मतलब कोई थिंग्स के बारे में बताया करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछेंगे कि लेंट उधार दिया, किसको उधार दिया? तो हिम। तो जो हिम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखो जवाब मिला ना, पहले वाले का जवाब मिला कि किसको उधार दिया, तो हिम, उसे, तो ये ऑब्जेक्ट। दूसरा हम पूछेंगे कि व्हाट, क्या उधार दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माई पेंसिल। क्या लिखा हुआ है? माई पेंसिल। तो माई पेंसिल भी इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों का ही हमको जवाब मिला। तो जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ठीक है। तो दो मतलब सारी संभावनाएं यहाँ पे बना करती हैं। क्लियर? तो खैर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें दोनों ही हमको मतलब आंसर मिल रहे हैं, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा और समझिए। देखिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन के बारे में बताता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो थिंग्स के बारे में, मतलब वस्तु के बारे में बताया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिम लिखा है, ये पर्सन के बारे में बता रहा है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माई पेंसिल जो होगी ये कैसी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अच्छा देखो, ये जो हिम लिखा है ये किसका जवाब है, ये हुम का जवाब है ना, और हिम मतलब उसे, वह तो कोई व्यक्ति ही होगा, तो यही मैं बता रहा था कि होम का जवाब कोई व्यक्ति होगा। लेकिन ये देखिए जो माई पेंसिल लिखा है, माई पेंसिल वस्तु है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसका जवाब है, व्हाट का जवाब है। अब पेंसिल तो कोई वस्तु ही होगी ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताया था कि व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो कोई थिंग्स होता है। आया समझ में, क्लियर है इतना? तो काफी डिटेल में इसमें आपको बता दिया हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये वही चीज यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे दिए गए सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। ठीक, तो पहले हम सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। तो यू सब्जेक्ट हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अच्छा देखो शुड, शुड क्या है यहाँ पे, मॉडल वर्ब लिखी है। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पे ये होमवर्क दोनों मिलके एक ही शब्द बना रहे हैं, तो ये नाउन हो जाएगा। और योर, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या है, दोनों अलग अलग भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलके एक ही शब्द बना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख दें क्लास, और यहाँ पे हमने लिख दिया टीचर, तो क्लास अलग नाउन है, टीचर अलग नाउन है। अब यहाँ पे क्लास मीन्स हो जाएगा कक्षा, टीचर मीन्स अध्यापक, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं क्लास टीचर, तो अब दोनों अलग अलग अर्थ नहीं दे रहे हैं, दोनों मिलके एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो योर लिखा, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था किसी क्वेश्चन में कि नाउन से पहले हमेशा किसका प्रयोग कर, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं, नाउन से पहले किया करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें इसको ऐसे ही जानते आप चलोगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी आगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों को इसमें इतना ध्यान नहीं देना होगा। अब बात आती है शुड की। अब देखो जो शुड है वो क्या है, मॉडल वर्ब है। ये शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए पहला लिखा मेक, तो यू शुड मेक योर होमवर्क, होमवर्क बनाएगा थोड़े, ये गलत। अगला लिखा डू, हाँ आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, तो ये सही है। खैर आगे भी देख लेते हैं। यू शुड वर्क, गलत। यू शुड गिव, ये भी गलत है। ठीक है, तो यू शुड डू मतलब आपको करना चाहिए योर होमवर्क, अपना होमवर्क। ठीक है, सही लिखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो वही यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आ गया है। अगला देखिए लिखा चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज मतलब चुनना है बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए द सेंटेंस, वाक्य को। ठीक है, तो देखिए लिखा देयर आरंट, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। देखो देयर जो लिखा है क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आरंट वर्ब है, हेयर एडवर्ब है, और पीपल क्या है यहाँ पे, नाउन है। देखो पहले देयर के बारे में मैंने बोला, देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर जो लिखा हुआ वो क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देखो इंट्रोडक्टरी शब्द बना है इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किससे बना है, इंट्रोडक्शन से बना हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। तो अगर किसी सेंटेंस में देयर शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो ये उस सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट का परिचय करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की मतलब देयर शब्द की उस सेंटेंस में अपनी कोई मीनिंग नहीं हुआ करती। ठीक है, ये क्लियर? आगे सुनो, यदि किसी सेंटेंस में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो इसके बाद में जो आने वाली वर्ब होती है, उस वर्ब के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। सामान्यतः क्या होता है कि ये जो वर्ब होती है यहाँ पे सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इधर आती है। लेकिन ये अपवाद वाला केस है, मतलब अभी अपवाद ही समझो, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में और बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, तो देयर के बाद आने वाला वर्ब उसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है, या ऐसा कह लें कि देयर के बाद आने वाली वर्ब सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए उसको आप समझ लीजिए। ठीक, तो जैसे हमने लिखा, ऐसे एक फैमिलियर आपका एग्जांपल लिख देता हूं जिसको आप लोग पहले से जानते हो। जैसे हमने लिख दिया वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। ठीक है, तो एक समय एक राजा था,
इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एक समय एक राजा था, एक समय वहां एक राजा था नहीं, यहाँ पे देयर की अपनी कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो देयर के बाद क्या आया, वाज आई है ना। अब ये वाज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आ किंग आया, तो ये जो वाज आया आ किंग के लिए आया है। और आ किंग जो लिखा हो कैसा है, सिंगुलर है। जो आ किंग लिखा हुआ वो कैसा है, सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई हुई है, राइट। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो लिखा देयर आरंट, अब देखो पीपल लिखा हुआ है, पीपल मीन्स लोग होता है। देखो जो पीपल शब्द होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। इसमें यस या ईएस लगा के हम कभी भी प्लूरल इसका नहीं बनाया करते। क्यों, क्योंकि भैया ये ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे हमने लिख दिया चिल्ड्रन। अब दोस्तों जो चिल्ड्रन शब्द होता है ये पहले से ही प्लूरल हुआ करता है, ठीक है। इसमें हम यस या ईएस को लगा के और इसके शान शौकत में हम वृद्धि नहीं किया करते। जैसे ए चाइल्ड का प्लूरल लिखा है तो इसको फिर और प्लूरल बनाने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते कि चिल्ड्रन से लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो जैसे ये है वैसे ही यहाँ पे पीपल है। अब आप कहोगे सर पीपल्स भी होता है, तो भाइयों पीपल जो होता है वो अलग अलग कंट्री के लोगों को दिखाता है, ठीक है। सिटीजनशिप अलग अलग दिखाता है। तो पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है। अब थोड़ा सा और समझो। अब ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, मच, मेनी, अलॉट, सम। अब देखो जो सम लिखा है ये तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाएगा। मच लिखा है ये भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे हमने लिखा मच पेन नहीं होता, मच पेन नहीं होता, हाँ मच मिल्क होता है, मच मिल्क होता है। क्यों, क्योंकि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। कभी गिना है एक दूध, दो दूध, तीन दूध, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, ऐसे गिना है नहीं। 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करते हैं, मापते हैं उसको, गिनते नहीं है। तो जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोला करते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे मच पेन, अच्छा पेन को तो हम गिन सकते हैं ना, तो पेन काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेनी। अब मेनी प्लूरल को दिखा रहा है तो पेन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, राइट। अब आप थोड़े से समझदार हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लूरल को दिखाने वाला वर्ड होना चाहिए। अब पीपल तो गिन सकते हो, तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास बचा है मेनी और अलॉट। अलॉट को हम 2 तरीके से लिखते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं हो। या तो हम ऐसे लिखते हैं अ लॉट ऑफ, या फिर लिखते हैं लॉट्स ऑफ। तो ये 2 तरीके हैं, तो दोनों में से कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। कि और अ लॉट लिखा है, ऑफ लगा होता है तो फिर सोच सकते थे, तो ये भी गलत। तो बचा है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड बचा हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। मतलब आप विकल्प नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां भी वही मेनी लिखा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है चूज द ऑप्शन, ऑप्शन को चूज करना है टू व्हिच, मतलब जिसको जो यू कांट ऐड ई आर, मतलब जिसमें हम ई आर ऐड नहीं कर सकते, एट इट्स एंड, इसके अंत में, एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, इसके अंत में हम ई आर ऐड नहीं कर सकते। और मतलब अब ई आर नहीं ऐड करेंगे तो फिर नया वर्ड फॉर्म कहाँ से होगा। तो देखो सून का तो सूनर होता है। देखो यहाँ पे ये व्हिच लिखा हुआ है, ये कुछ गलत हमको लग रहा है। ये शायद यहाँ पे ऐसा कुछ WICK WICH ऐसा कुछ लिखा रहा होगा, तो खैर ये भी नहीं है। तो सून का सूनर तो होता ही है, क्विकर भी होता है, हाँ टाइम का टाइमर नहीं होता है, टाइम का टाइमर नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ भूल जाओ यार इसको, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो टाइम लिखा हुआ है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हिच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये कह रहा है कि दिए गए शब्द का सिनोनिम नहीं है। अब सिनोनिम नहीं है तो एंटोनिम हो, सिनोनिम मीन्स होता है सिमिलर वर्ड। सिनोनिम मीन्स क्या होता है, सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, ठीक है। जैसे वो ना जल लिखा होता है, जल का पर्यायवाची नीर, वारी, अम्बुतोय, आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। अब वही ऐसे पढ़ते हो ना, नीर, वारी,
अम्बुतोय, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जल के यही सब सिनोनिम है, अंग्रेजी में एक सिनोनिम कहते हैं। अब जैसे लगा देते हो जा, इसी में लास्ट में लगा नीरज जलज पंकज, तो वो किसका बन जाता है, कमल का। खैर अपने को हिंदी आती नहीं तो हटा देते हैं इसको हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्वेरल, और क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा। जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है, ठीक है, कत्ल भी हो जाते हैं। तो खैर आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अपने से क्या मतलब, सब मोह माया है, ठीक है, अपने को तो पढ़ने लिखने में मतलब है। तो यहाँ पे क्वेरल लिखा हुआ है। अब क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा होता है। अब झगड़ा का हमको क्या देखना है, नॉट सिनोनिम। अब सिनोनिम नहीं है तो हमको इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है, एंटोनिम। इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है, एंटोनिम, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, पहला लिखा आर्ग्यूमेंट, ये तो इसी का सिनोनिम झगड़ा, गलत। बिक्रिंग, ये भी इसी का सिनोनिम, गलत। डिस्कॉर्ड, मना कर देना, झगड़ा ही होता है, गलत। अब बचा है क्वेरी। तो भैया ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आप कहोगे सर क्वेरी इसका सिनोनिम कैसे, एंटोनिम कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेरी इन तीनों से तो ठीक ही लग रहा है, क्वेरी जो है इन तीनों से सही ही लग रहा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा दैट इज द राइट ऑप्शन हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चूज करनी है। देखते हैं, देखो पहले लिखा हुआ है लॉनर, तो ये तो कोई मतलब नहीं। मैथमेटिक्स, METHEMATICS, हाँ ये सही लग रहा है। अगला लिखा है ग्रामर, और अगला लिखा है अरिथमेटिक। तो यार इसमें लिखा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट तो सब हैं, मैथमेटिक्स भी है, ग्रामर भी है और अर्थमेटिक भी है। हमें लगता है इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होगा। यहाँ पे ऑप्शन में मैथमेटिक्स दिया हुआ है, एक मिनट, देखिए ग्रामर भी सही लिखा हुआ है, अर्थमेटिक भी सही लिखा हुआ है, नहीं ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये जो सेंटेंस, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये तो फिर गलत हो जाएगा सब। और अगर ये तीनों गलत हो जाए, ये सही हो जाएगा, तो फिर तो मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। इसमें 2 गलतियां कर दिया, 2 सही कर दिए, ठीक है। चलिए खैर इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन इस पे करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सारे सिंपल वर्ड लिखे हुए हैं जिनको सब आप लोग जानते हैं कि किसमें क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं भी चेक कर लूँगा इसको, और उसमें कमेंट में मैं इसको टिक कर दूंगा या उसको पिन कर दूंगा, तो हो जाएगा, ठीक है। लॉनर कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स ये सही लिखा हुआ है, तो इसको ऑप्शन में देने का क्या मतलब है, जब ये भी इधर सही लिखा हुआ है, ये तो मतलब खैर हटा देते हैं यहाँ से। चलिए खैर जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ भी स्पेलिंग चूज करना। देखो पजेज लिखा है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो देखो इसे पॉजेसिव से पजेज लिखा हुआ है, तो POSSESS कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, देखो चीज़ें काम आई ना, पहले ही मैं आपको बताया हुआ था, अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है। चलिए बढ़ते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला देखिए लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ भी स्पेलिंग चूज करना है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, RECEIV ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लो, देखो जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलन हो, ठीक है, कि आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी हो, तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक होती है वो ये है कि अगर करेक्ट स्पेलिंग लिखा है, अब जैसे आपकी नज़र इस पे जैसे ही गई होगी, तुरंत आप ये समझ गए होंगे कहीं ना कहीं ये रिसीव लिखने की बात कर रहा है। तो आप लोग क्या किया करो कि तुरंत, अब फिर ऑप्शन मत देखो, तुरंत आपके जो दिमाग में स्पेलिंग है, जो आपको पहले से पता है, वो आप लिख लिया करो।
वो आप तुरंत पेपर पे लिख लिया करो, ठीक है। और लिखने के बाद में उसके बाद में फिर आप लोग उसमें ऑप्शन से मैच करवा लिया करो, तो इससे क्या होगा कि कंफ्यूज होने की संभावना नहीं रह जाती है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल देखना है तो नाइफ। अब सिंपल, जिसको नाइफ का प्लूरल ना आता हो, देखो जो इंग्लिश होती है वो टोटली पैटर्न पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? पैटर्न पे। जिस दिन आप पैटर्न बनाना सीख गए, देखो हर चीज़ का, पूरी मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। वो चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, आपकी जनरल लाइफ हो, कुछ भी हो, दुनिया में हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। और अगर वो पैटर्न बनाना आप सीख गए तो फिर लाइफ कभी आपकी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप पैटर्न सीख जाएंगे तो फिर आप लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। देखो जैसे देखिए नाइफ लिखा है, अब मान लो आपको नाइफ का नहीं आता तो आप सेम वर्ड दूसरा कोई सोचो, जैसे वाइफ लिखा है, ठीक है। अब हालांकि वाइफ के सामने वाइफ को प्लूरल बनाने के लिए मत सोचना, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता चला कि उसके बाद में शरीर के अंगों के प्लूरल बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाइफ, अपना एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ वाइफ। अब वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वी एफ ऐसा लगा देते हैं ना। अगर देखो यहाँ पे लास्ट में ई आया, उससे पहले एफ आया हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है वाइफ। अब ऐसे नाइफ लिखा है तो वी एस हो जाएगा। देखो नाइफ गलत हो गया, नाइफ्स गलत हो गया, हाँ नाइफ्स यही सही ऑप्शन है, और ये नाइफी ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड दिया हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखिए लिखा हुआ है 86 में लिखा है द लीव्स, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ पे हमको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो पहले डिवाइड कर ले। तो देखो लीव्स लिखा है, ये क्या हो गया? नाउन। द क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। वर क्या है यहाँ पे? देखो वर अकेले आया है तो ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। येलो नाउन है, एंड कंजंक्शन होता है, और स्टिकी ये भी क्या हो जाएगा? नाउन है। तो मैंने सबको क्या कर दिया? पहले डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा? लीव्स, वर, येलो और स्टिकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ भी वर लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या लिखा हुआ? चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन टू सेंटेंसेज। अब देखो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है ना। तो देखते हैं, देखिए पहला सेंटेंस अपना क्या हो गया? सी इज प्रिटी, और अगला क्या हो गया? सी इज प्रोफाउंड, ठीक है। सुनिए, जब भी आपको बड़ा सा पैसेज लिखा हुआ हो और आपको उसमें देखना हो कि इसमें कितने सेंटेंस लिखे हैं, तो सिंपल सा तरीका है, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं। तो देखो दो फुल स्टॉप तो दो सेंटेंस, अब इनको जोड़ना है। तो सुनिए, अगर सेम चीज़ को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। लेकिन अगर अपोजिट चीज़ को जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखा सी इज प्रिटी ब्लैंक सी इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है? गहरा होता है। वैसे तो मतलब प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है? गहरे से यहाँ पे लिया जाता है, बट ये यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा। ये यहाँ पे उसका जो सेंस लिया जाएगा, उसका जो अर्थ लिया जाएगा वो नेगेटिव। जैसे हमने कहा भैया इनकी हाइट बहुत लंबी है। अब एक तो हो गया कि हाइट लंबी है मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने कहा नेगेटिव के रूप में लंबी है, तो इसका मतलब कि जितनी लंबी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो हो जाएगा सी इज़ प्रिटी बट सी इज़ प्रोफाउंड। चलो छोड़ो इसको। अगला देखिए लिखा सी इज़ प्रिटी वाइल, तो ये तो गलत है। नॉट तो एडवर्ब होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और बिकॉज लिखा हुआ है, तो बिकॉज का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है सी इज़ प्रिटी बट सी इज़ प्रोफाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे भी देखिए बट लिखा हुआ, ठीक। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन टू सेंटेंस। यहाँ भी हमको क्या करना है? यहाँ भी हमको कंजंक्शन ही चूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राइट प्रॉपरली, सही से लिखो, फुल स्टॉप, डोंट राइट एट ऑल। कह रहा है ना लिखो, ठीक है, या फिर ना एकदम से ना लिखो। तो वही यहाँ पे लिखा है राइट प्रॉपरली, या तो कहते हैं ना, या तो सही काम करो या तो करो ही मत, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए बट लिखा हुआ है, तो अब क्या दोनों में अपोजिट बात कर रहा है? नहीं, तो गलत। एंड लिखा है, अब दोनों में एक ही जैसे बात कर रहा होता तब भी, तो ये भी गलत। अगला लिखा सो, तो सो का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए आर, तो यही ऑप्शन नंबर जो आर लिखा है दैट इज द राइट ऑप्शन। मतलब सही से लिखो और, या फिर डोंट राइट एट ऑल, मतलब लिखो ही मत।
तो देखिए यहाँ भी और आया हुआ है। अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग, मतलब जो आपस में मीनिंग में सेम हो। तो वर्ड कौन सा लिखा? प्लेंटी। वर्ड कौन सा लिखा? प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है? सफिशिएंट, एम्पल, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अधिक, ठीक है, संख्या में अधिक, मात्रा में अधिक, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम है। प्लेंटी हो गया, सफिशिएंट हो गया, एम्पल लिखा हुआ, टेम्पल मत समझ लेना, एम्पल लिखा AMPLE, ठीक है। या एनफ भी होता है, या फिर एनफ भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉट लिखा हुआ है, स्केयर लिखा हुआ है, तो डराओ, हटाओ इसको। अगला लिखा हुआ गिफ्ट, ये भी गलत है। तो बोनस लिखा, ये भी गलत है। तो बचा क्या है? लॉट। तो लॉट मीन्स होता है अधिक, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा इसमें, जो कि इधर आपके सामने लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 लिखा, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सेम इन मीनिंग। अब देखो एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स क्या होता है? पुराना, ओल्ड, प्राचीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है? मीनिंग सेम हो तो नया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गलत, मेंट, ये भी गलत, एज्ड और सेज, सेज ये भी गलत, सेज साधु। अगला देखिए तो एज्ड लिखा है, तो एज्ड मतलब क्या हो जाएगा? जो अधिक समय की हो गई हो, ठीक है। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड लिखा दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, एज्ड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी इसमें हेल्प मिली होगी, और आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और या फिर आप लोग किस एक्स्ट्रा टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कोई अलग टॉपिक आप समझना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड हो, ना समझ में आए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो, या वीडियो कैसी लगी है, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप लोगों को परेशान करता हो बार बार। तो वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।